ऋषभ के बढ़ते कदमों की आहट से नन्ही की धड़कन भी तेज हो गई। ऋषभ लड़खड़ाते हुए, तुम आज फिर मेरे रूम में? कहा था ना यहाँ नहीं आओगी तुम, पर तुम फिर आ गई। मजबूर किया होगा सबने। हाँ, पता नहीं क्यों मजबूरी में क्यों वो करना पड़ता है जो हम कभी नहीं करना चाहते। फिर नन्ही के पास बैठकर, तुम भी तो मजबूर होकर आई हो यहाँ, है ना? ऋषभ के इस तरह पास आने से सहम गई थी नन्ही। सिर्फ हाँ में सिर हिला रही थी। क्यों गई वो मुझे छोड़कर? क्यों? कितना प्यार करता हूँ पिया से मैं। फिर भी एक बार तो बात करती, पर नहीं, बिना बताए चली गई। और तुम आ गई उसकी जगह। सिर्फ नशे में बोले जा रहा था और सबने मिलकर जबरदस्ती करा दी शादी तुमसे। पहले वो आसना, और अब पिया भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम भी चली जाओ, नहीं चाहिए अब कोई भी। बोलते बोलते ऋषभ बेड पर गिर गया। नन्ही उठी और ऋषभ को सीधा लेटाकर उसके जूते उतारने लगी। ऋषभ नशे में बड़बड़ा रहा था, चली जाओ, नहीं देखना चाहता तुम्हारी सूरत, कभी नहीं। फिर वो नींद के आगोश में चला गया। नन्ही ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दी और खुद बालकनी में आ गई। ऊपर देखकर मन में, क्यों महादेव, क्यों कोई खुश नहीं है? दुनिया में सब परेशान हैं। मुझे लगता था कि मैं ही दुख में जी रही हूँ, पर अब लगता है हर किसी का दिल अपना अलग ही दर्द है। दीदी ने क्यों किया ऐसा? इतना प्यार करते हैं दी से, फिर दी कहाँ गई? दी ने कहा था आ जाऊंगी जल्दी, पर वो नहीं आई। कहीं इसी वजह से तो मुझे मजबूर तो नहीं किया यहाँ आने को। कहीं ऋषभ जी की कमी का एहसास होते ही दी शादी न करना चाहती हूँ। पर ऋषभ जी दी से प्यार करते हैं। क्या सच में दी भी प्यार करती थी, या कोई और वजह है? मुझे पता करना होगा, आखिर दी गई कहाँ। सबसे पहले मुझे यह पता करना होगा मैं हूँ कहाँ, शादी कहाँ हुई है मेरी, मेरा फ़ोन कहाँ होगा। वैभव नेहा भी परेशान हो रहे होंगे। कैसे बताऊं उनको कि क्या हो गया मेरे साथ? क्या गुजरेगी वैभव के दिल पर जब उसे पता लगेगा कि मेरी शादी? नहीं, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, नफरत करेगा मुझसे। और नेहा वो कैसे रिएक्ट करेगी? महादेव, ये कैसी परिस्थिति है? कहाँ आ गई मैं? किन रास्तों पर भटक गई हूँ? जो मैंने कभी नहीं सोचा वो हुआ मेरे साथ। सच ही कहते हैं, हम अपनी नियति नहीं चुनते, नियति हमें चुनती है। इन कठिन राहों में कहीं मैं दूसरों को ढूंढते हुए अपनों को ना खो बैठूं। हिम्मत दीजिए महादेव, मैं अपने नए पुराने रिश्ते को एक डोर में बांध कर रख सकूं। सोचते सोचते नन्ही कब सो गई उसे खुद नहीं पता। सुबह का वक्त, राय मेंशन। नन्ही तैयार होकर नीचे आ गई। सब डाइनिंग टेबल पर थे। मैट खाना लगा रही थी। साधना नन्ही से, आप खाना नहीं खा रही? आपको पसंद नहीं आया? नहीं भाभी, वो हम बस खा ही रहे हैं। हम सब जानते हैं बहू, आप परेशान हैं, रीना जी ने कहा। पर आप खाना खा लो, ऋषभ लेट ही उठता है और ब्रेकफास्ट रूम में ही करता है। आप खा लो, मैं रेखा के हाथ भिजवा दूंगी। सब नाश्ता करने लगे। चाची चाची कहते हुए परी नन्ही की गोद में चढ़ गई। साधना परी से, आराम से बेटा, अभी चाची को लग जाती। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, नन्ही ने परी को प्यार से गले लगाकर कहा। चाची, आपको पता है, चाचू ठीक कह रहे थे कि वो हमारे लिए दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चाची लाएंगे। आप सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। सब परी की बात पर हंस पड़े और नन्ही भी मुस्कुरा दी। 2 दिन में वो पहली बार हंस रही थी। नन्ही रीना जी से, माँ वो मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ रह गया, क्या मैं माँ पापा से बात कर सकती हूँ? साधना नन्ही की तरफ फ़ोन बढ़ाकर, यह लो तुम्हारा फ़ोन, तरुण भैया ने आते वक्त मुझे पकड़ा दिया था, मैं भूल गई थी। नन्ही प्यार से, थैंक यू भाभी कहकर खाना खाने लगी। नन्ही रूम में नहीं जाती थी, जब ऋषभ नहीं होता तभी जाती। आज सुबह से वो परी के साथ थी। ऋषभ भी ऑफिस जा चुका था। नन्ही ने रूम में आकर फ़ोन चार्ज लगाया और नीचे आ गई। फिर साधना से, भाभी मैं कहाँ हूँ, कौन से शहर में? साधना हैरानी से नन्ही को देखकर, ये कैसा सवाल है? क्या आप सच में नहीं जानती कि आपकी शादी कहाँ हुई? नन्ही ने नामे से हिलाकर, नहीं मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रही थी, दी की शादी के लिए आई थी। बोलते हुए उसकी आंखें फिर से नमी से घिर गईं। साधना नन्ही को गले लगाकर, तो खुश हो जाओ, आप अब भी दिल्ली में हैं। नन्ही उछलकर, क्या सच में मैं दिल्ली में हूँ? आप सच कह रही हैं भाभी? हाँ, हम सच कह रहे हैं।
आप वही हो जहाँ से गई थी। शायद आपकी और भाई की जोड़ी पहले से तय थी, तभी तो एक शहर में रहकर भी कभी नहीं मिले, और जहाँ मिले वहाँ हमसफ़र बन गए। नन्ही चुपचाप साधना की बातें सुनती रही। फिर साधना से, भाभी क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है, उनको बताना है। क्यों नहीं, आप जा सकती हैं, पर एक बार मम्मी पापा से परमिशन मिल जाए, फिर आप जा सकती हैं। जी भाभी, कहकर नन्ही भी साधना के साथ किचन में चली गई। दिल्ली कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस में, आई कम इन सर? यस कम इन। डैड, मुझे आपसे बात करनी है, बाबा ने सामने चेयर पर बैठते हुए कहा। गेट अप, राजेंद्र व्यास गुस्से से। तुम ये भूल रहे हो कि वैभव व्यास, कि तुम इस वक्त अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो। मैं तुम्हारा डैड घर पर हूँ, कॉलेज में नहीं। नाउ गेट अप। ओके सॉरी सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। सर, नन्ही फाइनल ईयर स्टूडेंट है। मेरी क्लासमेट घर गई थी अपनी बहन की शादी के लिए। वो 2 दिन में वापस आने वाली थी, पर वो अभी तक नहीं आई। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है कोई काम हो, वो रुक गई हो। आ जाएगी। तुम क्यों परेशान हो? और तुम मेरे पास क्यों आए हो? फ़ोन भी कर सकते हो उसे, पता करो क्यों नहीं आई। उसका नंबर बंद है सर, वो वहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकती। ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। प्लीज़ सर, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता वैभव। तुम जा सकते हो। आप कर सकते हैं सर। आप मुझे कॉलेज रिकॉर्ड से उसका पता दे सकते हैं सर। वैभव व्यास, हम यह नहीं कर सकते। मैं किसी भी स्टूडेंट की जानकारी किसी को नहीं दे सकता। प्लीज़ सर, प्लीज़। नहीं, नाउ लीव। वैभव बाहर आकर बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में दर्द के साथ आंसू भी आ गए। कहाँ हो तुम नन्ही? कहा था मत जाओ, तुम नहीं मानी। कहाँ जाऊँ अब तुम्हें ढूंढने? कहाँ? तभी किसी ने वैभव के कंधे पर हाथ रखा। वैभव बिना देखे ही, मैं क्या करूँ नेहा, कहाँ जाऊँ उसे ढूंढने? जरूर कुछ गलत हुआ है। बार बार मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। अगर नन्ही को कुछ हो गया तो आग लगा दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा सब कुछ। और उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ भी किया, उसे ज़रा भी तकलीफ दी, मार डालूंगा सबको। नहीं रह सकता मैं उसके बिना। नेहा उसके सामने आकर, कुछ नहीं होगा नन्ही को, ज़रूर कोई काम से रुक गई होगी। हो सकता है फ़ोन ख़राब हो गया हो या खो गया हो। वो हमें ज़रूर फ़ोन करेगी। हो सकता है वो खुद यहाँ आ जाए। नेहा की बात पर वैभव के थमे हुए आंसू बाहर निकल आए। डैड ने भी उसका पता नहीं बताया। नन्ही ने वहाँ कुछ नहीं लिखवाया है। वहाँ हमारे रूम का ही पता है, कानपुर का नहीं। मैंने चेक कर लिया है। नन्ही के पेपर रूम में थे, वहाँ मैंने चेक किया, पर वो आ जाएगी। तुम परेशान मत हो। वैभव, तुम ऐसे करोगे तो मैं क्या करूँगी? मैं भी तो नहीं रह सकती उसके बिना। नेहा की बात पर वैभव ने उसे गले लगा लिया। वैभव मन में, आ जाओ नन्ही, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगा। जल्दी आ जाओ। नेहा मन में, कहाँ हो नन्ही? तुम जानती हो ना, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, और वैभव को कैसे संभाल सकती हूँ अकेले। तुम्हें आना होगा नन्ही। दोनों बहुत देर तक गले लगे रहे। राय मेंशन, रात का वक्त। शिव जी, नन्ही बहू, तुम हर वक्त ये घूंघट क्यों रखती हो और इस सब के सामने आते ही चेहरा ढक लेती हो? पापा जी वो नहीं चाहते मैं उनके सामने आऊं। तकलीफ होती है उन्हें, और मैं उनकी तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहती। रीना जी, पर ऐसा कब तक चलेगा? तुम पत्नी हो उसकी। मैं बात करूंगी उससे, तुमको अपनाना ही होगा। कब तक तुम उसके सोने के बाद रूम में जाओगी? कब तक इस रिश्ते से दूर भागते रहोगे आप दोनों? हम समाज में क्या कहेंगे? हमारे बेटे बहू में पति पत्नी का रिश्ता बस नाम मात्र का है। इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं। नहीं माँ, आप उनसे बात नहीं करेंगी। मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी कभी। जाऊंगी, मेरी शादी हुई है, मैं इस बात को मानती हूँ, और मैं पूरी तरह दिल से निभाना चाहती हूँ, अपनाना चाहती हूँ इस रिश्ते को। मेरे लिए मंगलसूत्र और इस सिंदूर ही अब मेरी पहचान है। पर मेरे पति मेरी सूरत नहीं देखना चाहते, मुझे पत्नी नहीं मानते, तो मैं क्या करूँ? आप सब हमें वक्त दें। यह शादी तो हो गई, पर इसमें ना प्यार है ना सम्मान। तो जब तक वो खुद नहीं मानते इस रिश्ते को, तब तक कोई भी अब ज़बरदस्ती नहीं होगी। तब तक सब जैसा चल रही है वैसा ही चलने दीजिए। और मैं यहाँ आपसे इजाज़त मांगने आई हूँ, शिव जी और रीना जी।
अपनी जगह से खड़े होकर हैरानी से। कैसी इजाज़त? यहीं दिल्ली में पढ़ती थी मैं, और अब यहीं हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो। ज़रूर बहू, आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना। सुबह आप कॉलेज जा सकती हैं। नन्ही दोनों के पैर छूकर, थैंक यू माँ पापा, अब मैं जाऊँ? रीना जी प्यार से सर पर हाथ फेरकर हामी से हिला देती हैं। सुबह दिल्ली कॉलेज, नन्ही कैंपस के बाहर। कैसे जाऊं, कैसे सामना करूंगी नेहा वैभव का? तभी नेहा की नज़र नन्ही पर पड़ती है और वो चिल्लाकर वैभव से, नन्ही आ गई। वैभव और नेहा गेट की तरफ आते हैं। नन्ही अभी भी अपनी सोच में गुम थी। वैभव के उसे गले लगाने पर, तुम आ गई? कितने दिन लगा दिए पता है? कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में। कहाँ थी तुम? जान निकल गई थी मेरी। वैभव ने उसे बाहों में लिए हुए ही सब कह दिया। नेहा अवाक सी, कभी नन्ही की मांग के सिंदूर को देख रही थी, कभी नन्ही की बरसती आंखों को। नन्ही भी बिना कुछ बोले ही नेहा को अपनी आंखों से बता रही थी एक अनहोनी जो हो गई थी। नन्ही वैभव की बाहों से आजाद होकर, मैं ठीक हूँ वैभव। वो वैभव की नज़र तब तक नन्ही के मंगलसूत्र पर पड़ चुकी थी। यह क्या है? तुम शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। वैभव की पकड़ नन्ही की बाजुओं पर कस गई थी। बताओ तुम ये सब? फिर एकदम हैरत से, वो मिल गया तुम्हें, बचपन वाला? फिर चिल्लाकर, नहीं कर सकती तुम यह, एक बार बताया भी नहीं, सीधा शादी? एक बार भी ख्याल नहीं आया इस वैभव का जिसकी तुम जिंदगी हो, जीने की वजह हो? बता देती तो खुद तुम्हारा हाथ खुशी खुशी उसके हाथ में दे देता, पर तुमने इतना बड़ा छल किया। क्यों नन्ही? क्यों विश्वास नहीं था क्या मेरी दोस्ती पर? नहीं वैभव, तुम गलत समझ रहे हो। नन्ही रोते हुए, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं, जाओ, चली जाओ अपने बचपन के प्यार के पास। उनकी पत्नी तो बन चुकी हो, अब क्यों आई हो? कहकर वैभव घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगा। नन्ही भी घुटनों पर बैठकर वैभव का चेहरा थाम कर, वैभव मेरी बात सुनो, मुझे बोलने का मौका तो दो। वैभव नन्ही का हाथ झटक कर खड़ा हो गया। जाओ, चली जाओ, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मेरा कोई हक नहीं तुम पर, कभी दिया ही नहीं तुमने हक। तुमने तो पहले ही मेरे प्यार को अस्वीकार कर दिया था, फिर क्यों सफाई देना चाहती हो तुम? तुम्हें तुम्हारा प्यार मुबारक, कहकर वैभव चला गया। नन्ही नेहा को देखकर, क्या तू भी मेरी बात नहीं सुनेगी? मैं नहीं जानती नन्ही, तूने शादी क्यों की, किससे की, पर मैं यह कहूंगी, एक बार हमें बता देती, हम भी तेरी खुशी में शामिल होना चाहते थे। वैभव ने कभी अपना प्यार नहीं थोपा तुम पर, हमेशा तेरा इंतजार किया, पर तूने इस तरह खत्म किया उसका इंतजार। खैर, उसे थोड़ा वक्त दे, समझ जाएगा वो। मेरी शादी दीदी के होने वाले हस्बैंड से हो गई। नन्ही की बात सुनकर नेहा सुन रह गई। क्या कहा तुमने? हाँ, तूने जो सुना ठीक सुना। फिर नन्ही ने सारी बात नेहा को बता दी। नेहा बात सुनकर नन्ही के गले लग गई, दोनों फपक कर रो पड़ी। नेहा नन्ही से अलग होकर, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और हमें कुछ पता नहीं, हमें वैभव को सच बताना होगा। नन्ही रोते हुए, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मैंने उसका दिल और उससे किया वादा तोड़ दिया। इसमें तेरी गलती नहीं है, यह शायद भाग्य का लिखा था। चल वैभव से बात करते हैं। दोनों वैभव को ढूंढते हुए सारा कैंपस घूम आई। थक हार कर नन्ही नेहा से, अब मुझे जाना होगा, सब वेट कर रहे होंगे। तू अपना ध्यान रखना और वैभव का भी। मैं कल मिलती हूँ। तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं वैभव को समझाने की कोशिश करूंगी, वक्त लगेगा पर वो समझ जाएगा। नन्ही बाय बोलकर घर निकल गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी की ब्रेक से नन्ही का ध्यान टूटा। उसे एहसास हुआ अगर ब्रेक नहीं लगता तो वो गाड़ी से टकरा जाती। नन्ही चलते चलते सड़क के बीचों बीच आ गई। उसे पता नहीं चला। कार में बैठा शख्स गुस्से से बाहर निकल कर, मरना है क्या मेरी कार के नीचे, या फिर पैसे ऐंठने का तरीका है ये? बोलो, कौन हो? यहाँ सड़क के बीचों बीच चल रही हो? सड़क तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? नन्ही ने नजर उठाकर देखा तो उस शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सांवला मगर आकर्षित चेहरा, हल्की सी दाढ़ी, मूछ, लाल होंठ, ऊंचा कद, ग्रे कलर के सूट, वाइट शर्ट में वो कह ढा रहा था। एक हाथ में बैसाखी लिए वो नन्ही को घूर रहा था। नन्ही उसे देख एक पल के लिए आंखें झपकाना भी भूल गई। ओह हेलो मिस, वाट एवर, कहाँ खो गई? दिखाई नहीं देता क्या, अंधी हो?
उसकी बात से नन्ही वापस होश में आई। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। रियली वेरी सॉरी कहकर नन्ही वहां से निकल गई। वो शख्स मन में, अजीब पागल है दुनिया में, वक्त बर्बाद कर दिया मेरा, और कार लेकर चला गया। घर पहुंचते ही वो सीधा रूम में जाकर अपनी धड़कनों को शांत करने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। पास पड़ा पानी का गिलास एक घूंट में ही खत्म कर दिया और दीवार पर लगी तस्वीर के सामने आ गई, अपनी धड़कन को अब भी शांत करते हुए। अच्छा हुआ जो आज सुबह आपकी तस्वीर देख ली थी और पहचान गई आपको, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। मैं किसी भी तरह आपसे उलझना नहीं चाहती और ना ही आपके सामने आना चाहती हूँ। फिर नन्ही फ्रेश होकर नीचे आ गई। आते वक्त राधिका से टकराने वाली थी कि साधना ने संभाल लिया। ध्यान कहाँ है आपका राधिका? अभी नन्ही को लग जाती। घर में चलते समय तो फ़ोन पर ध्यान न देकर फैमिली पर ध्यान दें। राधिका नन्ही को घूर कर, ये भी तो रख सकती है ध्यान, इससे भी पता था मैं आ रही हूँ। और भाभी, आप उस लड़की के लिए हमें सुना रही हैं। 2 दिन भी नहीं हुए घर में आए और जादू चलाना शुरू भी कर दिया। पति बस में नहीं तो बाकी घर वाले सही। वाह क्या चाल है। तुम गरीब लोग ना पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। पहले तुम्हारी बहन और अब तुम भी। साधना हाथ दिखाकर, बस जाओ राधू यहाँ से। राधिका गुस्से से चली गई बाहर। नन्ही चुपचाप सब सुन रही थी। एक आंसू का कतरा गाल पर आ गया। साधना ने झट से अपने हाथों से साफ कर दिया। साधना नन्ही से, राधिका की बात को दिल पर मत लगाना, वो थोड़ी अलग स्वभाव की है। आपसे घुल मिल जाएगी तो आपसे भी बहुत प्यार करेगी। बिन माँ के पली बड़ी है, थोड़ी बदतमीज है, पर दिल साफ है। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मुझे आदत है। तुम्हारे और भाई के बीच कोई बात हुई या अभी भी चेहरा नहीं देखा? नन्ही ने नामे सिर हिलाकर साधना को रात वाली बात बता दी, जब ऋषभ नशे में बोल रहा था। फिर जब आज सड़क पर कार के सामने आने की बात बताई तो दोनों हंस पड़ी। अगर भाई ने चेहरा देखा होता तो पता लगता तुम कौन हो, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही यह भी होगा। दोनों हंसकर किचन में चली गईं। व्यास निवास। वैभव जब से आया था ना जाने कितनी शराब पी चुका था। नशे में। क्यों किया नन्ही मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया? तुम्हारा साथ मिला था, तुम्हारी दोस्ती पाई थी, तब ये शराब छोड़ी थी। पर नहीं जानता था तुम्हारी दूरी एक बार फिर नशे के करीब ले आई थी। बोलते बोलते वैभव को वो दिन याद आ गया जब वो नन्ही से पहली बार मिला था। फ्लैशबैक। 2 साल पहले रात का समय करीब 11 बजे के आसपास एक लड़की सड़क पर दौड़ रही थी। हाथ में छोटा सा बैग, टूटी हुई चप्पल को घसीटते हुए भागती जा रही थी। 4 लड़के नशे में धुत वो उस लड़की के पीछे भाग रहे थे। लड़की भागते भागते कार से टकराती उससे पहले ही कार के अंदर आदमी ने कार को ब्रेक लगा दी। लड़की तब तक बेहोश हो गई थी। उस आदमी ने बाहर निकलकर देखा। लड़की को देखकर जल्दी से उसके पास आया और उसे उठाकर जल्दी से गाड़ी तक लाया और पिछली सीट पर लिटाकर गाड़ी चला दी। 4 लड़के जब तक वहां पहुंचे गाड़ी निकल गई थी। सुबह का समय। लड़की होश में आते ही उठकर बैठ गई। चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। बड़ा सा रूम, वाइट पर्दे, बड़े से बेड पर खुद को पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई। मन में, कहाँ हूँ मैं? मुझे कौन लाया होगा? कार थी, फिर मैं बेहोश, कहीं वही लड़के तो नहीं लेकर आए? नहीं, मुझे जाना होगा यहाँ से। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र सामने गई। 50 साल का आदमी, आंखों पर नज़र का चश्मा, सफ़ेद बाल, वाइट कुर्ता पैजामा पहने खड़ा था। उनके साथ ही एक औरत खड़ी थी। उम्र 45, नीले रंग की साड़ी, खुले कंधे तक बाल, गोरा रंग, दिखने में एकदम साधारण। दोनों एक दूसरे को देख फिर उस लड़की के पास आकर, बैठ जाओ बेटा, डरो नहीं। कल तुम सड़क पर इनकी गाड़ी के सामने आ गई थी और बेहोश हो गई। यही तुम्हें लेकर आए हैं और तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज किए। अब तुम कुछ पूछो उससे पहले यह जूस पियो, फिर पूछना और बताना। लड़की जूस का गिलास लेकर पीने लगती है। मेरा नाम मेघा व्यास है और यह है मेरे पति राजेंद्र व्यास, और यह सिटी कॉलेज दिल्ली के प्रिंसिपल हैं, और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। अब तुम बताओ, तुम इतनी रात को सड़क पर क्यों भाग रही थी? जी, मेरा नाम नन्ही है, मैं कानपुर से आई हूँ। स्टेशन में बाहर निकली तो कुछ लड़के पीछे लग गए, उनसे भाग रही थी, आपकी गाड़ी से टकरा गई। पर तुम यहाँ अकेले, कोई साथ नहीं आया? दिल्ली जैसे शहर में अकेली लड़की रात को सेफ नहीं। तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था, इस बार राजेंद्र जी ने कहा। जी, ट्रेन लेट थी, मुझे नहीं पता था रात हो जाएगी। मेघा जी,
क्या करने आई हो, पढ़ने या जॉब करने? जी मैं यहाँ फ़िलहाल पढ़ने आई हूँ और जॉब भी, कॉलेज के बाद जॉब भी करूँगी। ठीक है, अब आराम करो, अभी चोट लगी है तुम्हें, ठीक होते ही देखते हैं क्या करना है, राजेंद्र जी ने कहा। नहीं, आपका बहुत धन्यवाद, मुझे अब जाना होगा, मैं ठीक हूँ। पहले जॉब ढूँढनी है, फिर कोई कॉलेज में एडमिशन भी मुझे चलना चाहिए। मेघा जी, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा मेरे पति प्रिंसिपल हैं और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेरा बेटा भी अभी कॉलेज में गया है, उसके साथ ही तुम्हारी भी एडमिशन हो जाएगी और जॉब मेरे एनजीओ में देख लेंगे। नहीं, अंकल जी ने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया, पर अब और एहसान नहीं, मैं देख लूँगी कुछ खुद ही। नन्ही ने नज़र झुकाकर कहा, एडमिशन तुम्हें काबिलियत पर मिलेगा, अगर नहीं हुई काबिल तो खुद ही मना कर दूंगा, और जॉब तुम्हें मिलेगा उसके लिए मेहनत करनी होगी। एहसान तो कुछ भी नहीं कर रहे हम, राजेंद्र जी ने गंभीरता से कहा। अब तो कोई शिकायत नहीं, आराम करो, थोड़ी देर में नाश्ता के लिए बुलाती हूँ, हमारे बेटे से भी मिल लेना। दोपहर के 1 बजे नींद में नन्ही को आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उठकर बैठ गई। ये आवाज़ कैसी, और मैं सोती रही। घड़ी देखकर वो चौंक गई। 1 बज गया, मुझे जाना होगा। रूम से बाहर आते ही उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी। नन्ही आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। एक रूम के बाहर रुककर वो सुनने लगी। कब तक ऐसा चलेगा? कब पीना छोड़ोगे? अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? कभी सोचा है कैसे रहेंगे हम तेरे बिना? डॉक्टर ने मना किया है, शराब जहर है तुम्हारे लिए, पर तुम हो कि अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब में डूबे रहते हो। कौन कहेगा कि तुम दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे हो? छोड़ क्यों नहीं देते इस शराब को? राजेंद्र जी गुस्से से गरज रहे थे। नन्ही ने रूम में झांक कर देखा तो मेघा जी अपने बेटे को संभाले रो रही थी और उनका बेटा नशे में धुत था। नन्ही ने रूम पर नॉक किया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? राजेंद्र जी पीछे मुड़कर, हाँ आओ नन्ही, बाहर क्यों खड़ी हो? नन्ही अंदर आकर आपकी आवाज़ सुनी, रहा नहीं गया तो इधर आ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे आपकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी बिना आपकी इजाज़त के। नहीं, कोई बात नहीं, मेघा जी ने अपने बेटे को आराम से तकिया पर सुलाकर नन्ही के पास आते हुए कहा, ये वैभव है हमारा इकलौता सहारा, पर दिन रात शराब में डूबा रहता है। कितना समझाते हैं, सुनता ही नहीं। पहले छुपकर पीता था, हम अपनी लाइफ में बिजी थे, बेटे पर ध्यान नहीं दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब दिन रात पीता है, वो भी हमारे सामने। कब से? नन्ही ने सवाल किया। 3 साल हो गए, जब स्कूल में था तब से। पहले तो हमें पता नहीं लगा, रात को पीता था रूम में छुपकर, फिर आदत पड़ गई, अब दिन रात नशे में रहता है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर शराब ना छोड़ी तो इसकी जान। बोलते हुए मेघा जी का रोना और तेज हो गया। नन्ही मेघा जी को संभालते हुए, नहीं आंटी जी, कुछ नहीं होगा इन्हें, आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है, ये ठीक हो जाएंगे। पर कैसे? हम तो बहुत कोशिश कर चुके। मेघा जी, राजेंद्र जी एक साथ बोले। इनके कोई खास दोस्त हैं, लड़का या लड़की, स्कूल फ्रेंड या कोई बचपन के फ्रेंड? नहीं, इसके स्कूल फ्रेंड तो एक ही है, ज़्यादा यह किसी से बात नहीं करता। वो नेहा है, बचपन की भी और स्कूल की भी, वही है, पर जब से इसने पीना शुरू किया तब से उससे मिलना बंद कर दिया। वो कभी कभी आती है मिलने, बस। कुछ आवारा दोस्त हैं जिनके साथ रहकर यह बुरी लत लगी है इसे। ठीक है आंटी जी, आप नेहा को बुलाओ और मुझे भी कुछ वक्त दो, और आप भी मेरा साथ दो। हम कोशिश करते हैं, हो सकता है आपके प्यार नेहा और मेरे साथ की वजह से, दोस्ती की वजह से ये ठीक हो जाएं। इनके नशे का कारण शायद अकेलापन है, अगर वो अकेलापन ही ना रहे तो तब तो ये ठीक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है, ना जाने क्यों तुम्हारी बात पर यकीन करने को मन हो रहा है। राजेंद्र जी ने नन्ही के सर पर हाथ रखकर कहा, फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर, नेहा को बुलाओ, कहो उसके दोस्त को उसकी ज़रूरत है, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वैभव के साथ रहेंगी, और मैं भी। क्यों नन्ही बेटा, अब तो ठीक होगा ना हमारा बच्चा? बिल्कुल अंकल जी, ज़रूर होगा, पर मुझे तो वो जानते ही नहीं, मैं कैसे उनके सामने जाऊंगी? मेघा जी, तुम मेरे एनजीओ की एम्प्लॉय हो, इतनी पहचान काफ़ी है, या नहीं? बाकी तुम खुद अपना परिचय देना। नन्ही ने हामी से हिलाकर वैभव के पास बेड पर बैठकर, इतनी अनमोल ज़िंदगी आप शराब में डुबो रहे हैं। नहीं, हम एक कोशिश तो ज़रूर करेंगे आपको अपनों से मिलाने की। इतनी आसानी से तो मौत के हवाले नहीं कर सकते आपको। आखिर आपके पापा ने मेरी जान बचाई है,
मेरी रक्षा की है और आपकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है और आपको भी मेरा साथ देना होगा। तो तैयार हो जाइए, कल की सुबह आपकी ज़िंदगी में दोस्ती का रंग लेकर आ रही है। मिस्टर, क्या नाम रखूं आपका? हाँ मिस्टर नशेड़ी। हाँ हाँ। क्यों अंकल आंटी जी, ठीक नाम है ना? वैभव के माता पिता दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। नन्ही के सर पर हाथ रखकर, खुश रहो बेटा, अब चलो कुछ खा लो। रात से कुछ नहीं खाया। मैं नेहा को बुलाती हूँ और अब से नेहा और तुम यहीं रहोगी एक साथ। नेहा कहाँ रहती है आंटी जी? नन्ही ने खाना खाते हुए सवाल किया। पीजी में रहती है। माता पिता के जाने के बाद चाचा चाची ने निकाल दिया घर से। वैभव ने कहा यहाँ रहने को, पर बहुत स्वाभिमानी है लड़की। पीजी में रहती है, मेरे ही कॉलेज में है। पहले साल में, कॉलेज के बाद जॉब करती है। उसी से अपना खर्चा करती है और पढ़ने में नंबर वन है, टॉप करती है, इसलिए स्कॉलरशिप पर पढ़ती है। तो क्या मेरा भी स्कॉलरशिप पर हो सकता है एडमिशन? ये देखिए मेरी मार्कशीट, टॉप किया है मैंने भी। नन्ही ने झट से अपने सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने रख दिए। ज़रूर मिल जाएगा एडमिशन, पहले खाना खाओ, आज संडे है, मेघा जी ने डपटते हुए कहा। तभी डोरबेल बजती है। मेघा जी मेड से, जरा देखना कौन है। मेड दरवाज़ा खोलते ही सुंदर सी लड़की आसमानी रंग के सूट में भाग कर अंदर आकर, क्या हुआ मैम? सर, वैभव ठीक है ना? मुझे इस तरह क्यों बुलाया? उस लड़की के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मेघा पीछे मुड़कर, आओ नेहा, लंच करो बेटा, बैठो। नहीं मैम, मैं खाकर आई हूँ। आप बताओ वैभव कहाँ है? राजेंद्र जी उठकर नेहा के पास आते हैं और उसे हाथ के इशारे से डाइनिंग टेबल की तरफ जाने को कहते हैं। नेहा जाकर बैठ जाती है। मेघा नेहा से, वैभव का तुम जानती हो बेटा, वो रूम में है, रात तक होश आएगा उसे। और इससे मिलो, ये है नन्ही, कल से तुम्हारे साथ कॉलेज जाएगी। नेहा और नन्ही मुस्कुराहट के साथ हेलो बोलती हैं। और वैभव को तुम्हारी ज़रूरत है, मेरा मतलब तुम्हारी दोस्ती की और हमारे प्यार स्नेह की। तो अब से तुम यहीं रहोगी नन्ही के साथ और तुम मना नहीं करोगी। इट्स माई ऑर्डर। कल से तुम्हें वैभव को कॉलेज लेकर जाना है। राजेंद्र जी ने कहा तो नेहा अचरज से उन्हें देखती रही। आप जानते हैं ना सर, वैभव नहीं जाएगा। वो दूर हो गया है इन सब से, नशा उसे बहुत दूर ले गया है सबसे। वो जाएगा तो कुछ पल भी वहाँ नहीं टिकेगा। 2 महीने से आपने उसे बंद कर रखा है इस घर में, फिर वो कैसे पीने लगा? कल हम पार्टी में गए थे, जाने से पहले मैं वैभव के रूम में गई थी, गलती से रूम बाहर से लॉक करना भूल गई और वैभव के बॉडीगार्ड को भी आज बुखार था। दवाई से उसे नींद आ गई और वैभव निकल गया घर से। रात भर ढूंढते रहे, नहीं मिला। सुबह खुद जब आया तो बहुत ड्रिंक कर रखी थी इसने। मेघा जी ने नम आंखों से जवाब दिया। तो फिर मैं कैसे कॉलेज ले जाऊंगी? फिर भाग गया तो? नेहा परेशान सी उंगलियां मसलते हुए बोल रही थी। क्योंकि वैभव की दोस्त हर पल उसके साथ रहेगी, उसका ख्याल रखेगी। फिर तो वो कहीं नहीं जाएंगे ना? नन्ही नेहा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो नेहा की आंखें नन्ही की तरफ हो गईं। नेहा हड़बड़ाकर कुछ समझी नहीं। नन्ही, मैं समझाती हूँ, पहले तो तुम्हें, ओह सॉरी, आपको। नेहा बीच में नन्ही की बात को टोककर, तुम ठीक है, आप नहीं। नन्ही मुस्कुराहट से, ओके, तुम मेरी दोस्ती करवाओगी वैभव से? आई मीन इंट्रो। फिर तुम और मैं हर वक्त वैभव के साथ रहेंगे, घर पर भी हम साथ रहेंगे और अंकल आंटी तो हैं ही, सबके साथ और प्यार से हो सकता है वो ठीक हो जाएं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि इससे वैभव ठीक हो जाएगा? नेहा ने बिना लाग लपेट के सपाट सवाल किया। मैं यकीन से नहीं कह सकती, पर एक कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है अपनों की कमी उन्हें इस लत की तरफ ले गई है। अब अगर सब मिलकर कोशिश करें तो हो सकता है जिस तरह वो नशे की तरफ खींचे चले गए, वैसे ही वो वापस अपने मम डैड की तरफ खींचे चले आएं। और वैसे भी अंकल जी ने अगर ना बचाया होता कल, तो पता नहीं इस अनजाने शहर में मेरा क्या हाल होता। मुझे घर लाए, बेटी कहा, मेरी जान बचाई। मैं चाहती हूँ कि उनकी खुशी उन्हें मिले और वो खुशी उनका बेटा है। मैं उनका वैभव लौटाना चाहती हूँ। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर वैभव को ठीक करेंगे, है ना सर? मैम, नेहा ने नन्ही का हाथ थामकर राजेंद्र जी और मेघा जी की तरफ देखकर कहा। तो वो दोनों उठकर नेहा और नन्ही के पास आ गए और दोनों को गले लगा लिया। रात 11 बजे। छोड़ दो मुझे, नहीं लगाना इंजेक्शन, छोड़ दो मुझे, दर्द होता है। आवाज़ सुनकर नन्ही की नींद टूट गई। वो बेड पर बैठकर सोचते हुए
ये कैसा सपना था। तभी उसकी नज़र बेड के दूसरे सिरे पर पड़ी तो नेहा नहीं था। यह नेहा कहाँ चली गई? और मेरे साथ ही तो सोई थी। फिर घड़ी की तरफ देखकर, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, कहाँ होगी? देखती हूँ कहकर वो उठकर बालकनी में गई। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। वो रूम के बाहर आकर, मतलब वो सपना नहीं हकीकत थी। सच में कोई चिल्ला रहा था। नन्ही आवाज़ की दिशा में भागी तो रुकी सीधा वैभव के रूम के सामने। तभी रूम से नेहा बाहर आई। नन्ही ने सवालिया नजरों से नेहा को देखा तो नेहा नन्ही के गले लगकर फपक पड़ी। मैं नहीं देख सकती उसे ऐसे, उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, इसलिए दूर हो गई थी वैभव से। उसका रोना चिल्लाना डरा देता है मुझे। मैं अपने बचपन के दोस्त को खोना नहीं चाहती। वो क्यों नहीं समझता? वो नहीं करती थी उससे प्यार, सिर्फ घूमने फिरने को थी। उसके दिल में कुछ नहीं था वैभव के लिए। वो क्यों नहीं समझता? नेहा की बात सुनकर नन्ही की आंखें हैरानी से फैल गईं। नेहा और नन्ही ने वैभव को खुद को घूरते हुए पाया तो दोनों सहम गईं। वैभव कभी नेहा को देख रहा था तो कभी नन्ही को। फिर उसने दोनों के हाथ से निवाले लिए और खुद खा लिए और जोर जोर से हंसने लगा। नेहा और नन्ही कभी एक दूसरे को देख रही थी, कभी वैभव को। वैभव को हंसते देख उनके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वैभव हंसते हंसते एक पल के लिए शांत हो गया। नेहा के चेहरे पर घबराहट फैल गई और नन्ही भी डर गई थी। वैभव ने फिर शांत भाव से खाना शुरू किया और दोनों को भी खाने का इशारा किया। तीनों चुपचाप खाने लगीं। दरवाजे पर खड़े मेघा और राजेंद्र जी बाहर से ही वैभव को कब से देख रहे थे और मन ही मन खुश भी हो रहे थे। वैभव को हंसते देख वैभव के माता पिता को सुकून मिला। फिर शांत देखकर टीस भी उठी दिल में, पर दोनों ने खुद को संभाल लिया। मेघा जी राजेंद्र जी से, कितने वक्त बाद हमारा बेटा मन से खाना खा रहा है। काश हमने यह कोशिश पहले की होती तो आज वैभव इतना दूर ना होता हमसे। तुम ठीक कह रही हो मेघा, काश नन्ही पहले आई होती हमारी जिंदगी में तो वैभव बहुत पहले ठीक हो गया होता। पर अब भी मुझे यकीन है हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजेंद्र जी ने अपने बहते आंसुओं को साफ करते हुए कहा और दोनों वापस अपने कमरे में चले गए। नेहा, वैभव, नन्ही तीनों खाना खा चुके थे। वैभव जमीन को एकटक निहार रहा था। नेहा वैभव से, क्या हुआ वैभव, तुम ठीक हो ना? वैभव हाँ में सिर हिलाकर सामने बैठी नन्ही को देखकर, तुम क्यों आई हो यहाँ? कौन हो? मुझे ठीक करने में तुम्हारा क्या मकसद है? नेहा, तो मेरी बचपन की दोस्त है, पर तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं तो नुकसान पहुंचा सकता हूँ तुम्हें। नन्ही वैभव की बात सुनकर वैभव के पास बैठकर, नहीं लगता डर, क्यों लगेगा? खा थोड़ी जाओगे मुझे, और मेरा कोई मकसद नहीं है तुम्हें ठीक करने में। मैं तो बस तुम्हारे मॉम डैड को खुश देखना चाहती हूँ। जानते हो, अगर सर ने मुझे बचाया ना होता तो आज तुम्हारे सामने ना होती। पता नहीं वो लड़के क्या करते मेरे साथ। आज जो जिंदगी जी रही हूँ तुम्हारे माता पिता की दी हुई है। वैभव असमंजस से, मतलब? नन्ही ने वैभव को पूरी बात बता दी जो उसके साथ हुआ था। तुम कानपुर से आई हो अकेले? तुम्हारे घर में कौन कौन है? नेहा ने सवाल किया। हाँ, मैं कानपुर से आई हूँ। घर में तो बहुत लोग हैं, पर कोई अपना नहीं है, इसलिए चली आई। वैभव, कोई अपना नहीं? मतलब क्यों कोई अपना नहीं है तुम्हारा? फिर कभी बताऊंगी, अभी के लिए तो यही सच है। सर ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे घर में रखा, कॉलेज में एडमिशन दिया, यही बहुत बड़ी बात है। कहकर वो वैभव को दवाई देकर नेहा के साथ रूम से निकल गई। आज वैभव भी बहुत वक्त बाद चैन की नींद सोया था। रोज का यही रूटीन था वैभव का। नन्ही के हाथ की चाय के साथ दिन शुरू होता। नाश्ता भी नन्ही नेहा वैभव के साथ ही करती। फिर कॉलेज। जब तक दोनों कॉलेज में रहती वैभव परेशान रहता, कभी हाइपर होता, कभी सिगरेट पीता। जब तक दोनों कॉलेज से आती तब तक वैभव एक पल भी आराम से नहीं रह पाता। मेघा जी और राजेंद्र जी भी वैभव के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। वैभव की हालत सुधर रही थी। माता पिता का प्यार पाकर वैभव भी खुश रहने लगा था। नन्ही और नेहा का साथ उसके नशे को हावी होने से रोकता था। कॉलेज से आकर भी दोनों वैभव के साथ रहती। जब भी कभी वैभव की तबीयत बिगड़ती, नशा हावी होने लगता, तो वो दोनों वैभव को संभालती, गेम्स खेलती, टीवी देखती, गाने गाती, उसको बातों में उलझाए रखती। ट्रीटमेंट भी चल रहा था। दवाइयाँ भी अपना असर दिखा रही थी। डॉक्टर भी अपना काम कर रहे थे। रोज वैभव का घर पर ही चेकअप भी हो रहा था। सिगरेट भी छूट रही थी, पर कभी कभार वैभव रोक नहीं पाता था खुद को।
और दिन में 2-3 बार तो पी लेता था सिगरेट। पर तब जब नेहा और नंदनी घर पर नहीं होती, मेघा और राजेंद्र जी भी खुश थे वैभव को ठीक होता देखकर। 1 महीने बाद वैभव परेशान सा रूम में चक्कर काट रहा था। नंदनी और नेहा कॉलेज से आते ही वैभव के रूम में चली गईं। वैभव को परेशानी में देखकर नंदनी नेहा से, लगता है कुछ हुआ है। नेहा हाँ में सिर हिलाकर, चल देखते हैं। वैभव नेहा और नंदनी को देखकर, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? नेहा सोफे पर बैठकर, देर कहाँ की, इसी टाइम पर तो आते हैं रोज हम दोनों। तुम परेशान क्यों हो? वैभव दोनों को पास आने का इशारा करते हुए, यहाँ आओ, पहले तुम दोनों बात करनी है। दोनों वैभव के पास बैठकर दोनों एक साथ, बोलो क्या कहना है? वैभव, वो जब तुम दोनों चली जाती हो तो मैं अकेला और बोर हो जाता हूँ। दिल नहीं लगता मेरा घर पर। तो क्या हम भी तुम्हारी तरह सब छोड़कर घर पर बैठ जाएं? नन्ही ने आंखें छोटी करके कहा। वैभव, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नेहा हाथ बांधकर, तो क्या मतलब था तुम्हारा? वैभव आंखें मीचकर, मैं भी कॉलेज जाना चाहता हूँ तुम दोनों के साथ। नन्ही और नेहा हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ वैभव का हाथ पकड़कर, क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। नेहा अपने कान खींचकर, कहीं खराब तो नहीं हो गए मेरे कान? नन्ही अपने कान खुजाते हुए, लगता है नहाते वक्त पानी चला गया है कानों में, कुछ भी सुनाई दे रहा है। वैभव चिढ़कर, ना तो तेरे कान खराब है और ना तुम्हारे कानों में पानी गया है। मैं सच में कॉलेज जाना चाहता हूँ तुम दोनों के साथ। नेहा और नन्ही दोनों वैभव के गले लगकर, थैंक यू वैभव, हमें इतनी खुशी देने के लिए। दरवाजे पर खड़े मेघा जी और राजेंद्र जी भी अंदर आकर वैभव को बारी बारी गले लगा लेते हैं। सुबह 8 बजे, चलो ना, कितना टाइम लगाती हो दोनों तैयार होने में? वैभव नन्ही और नेहा के रूम में जाकर बोल रहा था। दोनों सर पकड़कर बैठी थी। क्या हो गया वैभव? अभी सिर्फ 8 बजे हैं, कॉलेज 9 बजे जाना है, नेहा ने कहा। सॉरी यार, कितने टाइम बाद घर से निकल रहा हूँ, वो भी कॉलेज बिना स्कूल कंप्लीट किए। जानता हूँ पापा ने बहुत मेहनत की है और मैं हमेशा निकम्मा ही रहा। उन्होंने ही मुझे कॉलेज में सबसे रिक्वेस्ट करके एडमिशन दिलवाई है। नन्ही, वैभव तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे बस में कहाँ था, पर अब तुम ठीक हो रहे हो। तुमने बहुत साथ दिया हमारा, तुम्हारी हिम्मत की वजह से तुम अब ठीक हो रहे हो। अब चलो। नंदिनी ने उसका हाथ थामकर रूम से बाहर ले आई। दिल्ली कॉलेज। कॉलेज के गेट पर खड़े वैभव का बदन कांप रहा था। वैभव को इस हालत में देखकर एक हाथ नेहा और दूसरा हाथ नंदिनी ने थाम लिया। वैभव पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गया। सबकी कोशिश रंग ला रही थी। वैभव भी रोज कॉलेज जाता, नेहा और नंदिनी के साथ। वैभव की जिंदगी सही रास्ते पर आ गई थी। नेहा तो उसकी दोस्त बचपन से थी, पर नन्ही का साथ भी उसे अच्छा लगने लगा था। दोस्त से बढ़कर नन्ही की जगह बन चुकी थी वैभव के मन में। समय तेजी से बीत रहा था। 1 साल में वैभव नशे से दूर हो गया था। डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ भी बंद हो गईं। तीनों अगली क्लास में प्रमोट हो गए। नन्ही अब नेहा के साथ पीजी में रहने लगी थी। कॉलेज के बाद नेहा और नन्ही मेघा जी के साथ एनजीओ का काम संभालती थी। वैभव ने बहुत कोशिश की दोनों को रोकने की, पर दोनों ने वैभव को दोस्ती की कसम दी और अलग रहने लगी। कॉलेज के बाद नन्ही का साथ पाने के लिए वैभव भी एनजीओ में वक्त बिताने लगा, पर नन्ही से दिल की बात वो कह नहीं पाता था। पहला धोखा अभी उसके जहन में ताज़ा था, फिर भी वो एक तरफा मोहब्बत से अब खुश था। नन्ही और नेहा की दोस्ती माता पिता का प्यार ही उसके जीने की वजह बन गई थी। खुश रहने लगा था। नेहा नन्ही की दोस्ती भी गहरी हो गई थी। एक दूजे के बिना एक पल नहीं गुजरता था। सच कहें तो दोनों एक दूसरे का परिवार बन गई थी। नन्ही और नेहा भी मेघा और राजेंद्र जी से किया वादा निभाकर खुश थी। तीनों घूमने भी जाते थे साथ में। कुछ दिन बाद तीनों एक कॉफ़ी शॉप में थे। वेटर कॉफ़ी रख गया। कॉफ़ी पीते वक्त वैभव की शर्ट पर गिर गई। वो बाथरूम में गया। चलते चलते वैभव की नज़र कॉफ़ी हाउस में साइड में बैठे कुछ लड़कों पर पड़ी। वैभव के कदम उन लड़कों की तरफ बढ़ गए। पास जाकर देखा तो वे लड़के ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने वैभव की तरफ देखा तो वैभव वापस मुड़ गया बाथरूम की तरफ। 2 कदम चलते ही वैभव के कान में आवाज़ गूंजी, ओए हीरो, लेगा क्या? मस्त आइटम है। वैभव सुनते ही वापस उन लड़कों की तरफ मुड़ गया। उनमें से एक लड़का फिर बोला, एक बार लेगा ना सब दर्द भूल जाएगा। वैभव उनके साथ बैठ गया। जैसे ही वैभव ने ड्रग्स की तरफ हाथ बढ़ाया
उस लड़के ने पैकेट पीछे खींच लिया। ऐसे नहीं हीरो, माल के पैसे लगते हैं। है क्या तेरे पास? वैभव के हाथ उसकी जेब पर चले गए। दूसरी तरफ नेहा और नन्ही बातें कर रही थी। बहुत देर तक जब वैभव नहीं आया तो नेहा नन्ही से, ये छछूंदर कहाँ रह गया, कितनी देर हो गई? नन्ही कॉफी का सिप लेते हुए, आ जाएगा, टेंशन मत ले, बाथरूम में टाइम लग रहा होगा, 1 साल से ऊपर का समय हो गया है साथ रहते। वैभव की तरफ से सब निश्चिंत थे। नेहा भी अपनी कॉफी पीने लगी। जब आधे घंटे से भी ऊपर वक्त बीत गया, वैभव नहीं आया, तो अब दोनों को चिंता होने लगी थी। वैभव अपना फोन भी नेहा के पास छोड़ गया था। दोनों बाथरूम की तरफ दौड़ गईं। माँ वैभव को ना पाकर उनकी परेशानी बढ़ गई। नेहा ने नन्ही से कहा, चला गया वैभव कहीं? वो फिर से। नन्ही उसकी बात बीच में ही रोक कर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ठीक हो गया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। दोनों कॉफी शॉप से बाहर आ गईं। सड़क के दूसरी ओर कुछ लोगों की भीड़ देखकर दोनों उस ओर भागी चली गईं। वैभव को बदहवास हालत में देखकर दोनों के चेहरे पर अनहोनी का डर उभर आया। भीड़ को एक तरफ करके वैभव को कुछ लोगों की मदद से उठाकर कार में लेटा दिया और नेहा ड्राइव कर रही थी। घर पर वैभव के माता पिता बेचैनी से टहल रहे थे। नन्ही फोन पर उन्हें बता चुकी थी सब कुछ। जैसे ही गाड़ी की आवाज कानों में पड़ी, दोनों बाहर आ गए। वैभव को संभालकर सबकी मदद से रूम में ले गए। डॉक्टर को पहले ही बुला लिया गया था। वैभव को ड्रग्स का एंटीडोज दे दिया गया था। डॉक्टर भी कुछ दवाई फिर से देने को बोल गए। नन्ही, नेहा, वैभव के माता पिता वैभव के रूम में ही थे। एक गहरी सोच और परेशानी, फिर से सबके चेहरे मुरझा गए थे। जिस डर को बीतते समय के साथ सब पीछे छोड़ आए थे, आज वही डर फिर से उनकी आंखों को पनीला कर गया था। रात भर किसी की आंखों में नींद नहीं आई। वही वैभव आने वाले कल से अनजान बेहोश पड़ा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।